आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मुग़ल काल पर। तो मुग़ल काल जिसका टाइम पीरियड 1526 से 1707 ईसा रहा है। ठीक है। जो मुग़ल वर्ड है, ये जो मुग़ल शब्द है ये मोंग से बना है। मोंग मतलब होता है बहादुर। तो चूँकि ये जो जाति थी ये बहुत ही बहादुर थे, इसलिए इनके लिए मुग़ल वर्ड यूज़ किया गया और इनका जो टाइम पीरियड है उसे मुग़ल काल कहा गया। ठीक है। मुग़ल काल के अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। आज हम बाबर के बारे में इस लेक्चर में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, बाबर जो है इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे जो तैमूर थे और इसकी माता जो थी कुतुलुग निगार खां थी। अगर पिता की ओर से देखें तो पिता की ओर से ये तैमूर का 5वां वंशज था बाबर, और माता कुतुलुग निगार खानम जो थी उसकी ओर से ये चंगेज़ या मंगोल का 14वां वंशज था। ठीक है। अब इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो फरगना के शासक थे। इनके पिता की मृत्यु होने के बाद मात्र 11 वर्ष की अवस्था में बाबर जो था उसका राज्याभिषेक उसकी दादी ऐसा दौलत बेगम द्वारा किया जाता है और वो फरगना का शासक बन जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सरेपुल का युद्ध होता है जो कि बाबर और उज्बेक शासक थे सैवानी खां के बीच होता है। ठीक है। इसमें जो सैवानी खां था वो बाबर से समरकंद को छीन लेता है और समरकंद से बाबर को निष्कासित कर देता है। ठीक है। कहीं कहीं 1501 भी दिया रहता है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। 1501 में बाबर ने समरकंद को जीता था, मात्र 8 महीने वो वहाँ पर शासन कर पाया। उसके बाद 1502 में जो सैवानी खां थे उसने समरकंद को बाबर से फिर से छीन लिया। ठीक है। उसके बाद 1507 में क्या होता है, 1504 में क्या होता है, बाबर जो था वो समरकंद से निष्कासित होने के बाद 1504 में काबुल और गजनी को जीतता है। काबुल विजय के उपरांत 1507 में वो मिर्जा की उपाधि को त्याग कर देता है और बादशाह की उपाधि को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे उसके पिता अगर हम देखें तो क्या था, उमर शेख मिर्जा। मिर्जा जो क्या थी, उपाधि थी। ठीक है। पूर्वजों द्वारा ग्रहण की गई उपाधि थी। इस मिर्जा को क्या कर देता है, 1507 में वो त्याग देता है और वो क्या पादशाह नामक उपाधि को ग्रहण कर लेता है 1507 में। ठीक है। अब बाबर जो था उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, याद रखिएगा। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और ये बाबर जो था वो एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा ओबेदुल्लाह एहरार। ठीक है। बाबर जो था वो ख्वाजा ओबेदुल्लाह एहरार का फॉलोवर था, अनुयायी था। और बाबर ने जो समरकंद, जिसे उसने सरेपुर के युद्ध में खो दिया था, ठीक है, समरकंद को सबसे सुंदर जगह बताया था रहने लायक। बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी, और इस मीर बाकी के द्वारा ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबर को चारबाग नामक पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी और इसे कहा गया तुजुके बाबरी। ठीक है। बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुके बाबरी कहलाती है, जो कि उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। और उसकी आत्मकथा जो तुजुके बाबरी थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था और फिर उसका नाम उन्होंने बाबर नामा रखा है। ठीक है। बाबर जो है उसे हम मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा गया है। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा गया है। इसके साथ ही उसने एक लिपि का भी आविष्कार किया था जिसे बोलते हैं खत ए बाबरी या रिसाल ऊसज भी कहते हैं। ठीक है। तो बाबर जो था वो मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता तो था ही, साथ ही खत ए बाबरी या रिसाल ऊसज लिपि का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर के समय में एक चित्रकार हुआ जिसको बोलते हैं वेजाद। ठीक है। बाबर के समय एक चित्रकार था वेजाद, जिससे कि पूर्व के राफेल की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाबर के कुछ अभियान, भारत पर किए गए अभियान। तो बाबर जो था, ठीक है, सबसे पहले उसने क्या करा, 1519 में भारत में यूसुफजई जाति के विरुद्ध पहला आक्रमण या विरुद्ध किया था और इस आक्रमण के दौरान उसने भीरा और बाजौरा को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है इनको विजित करके, और 1519 में वो फिर से डबल से भारत की ओर आता है खैबर दर्रे से होते हुए। लेकिन उसे पता पड़ता है कि बदख्शां में क्या हो रहा है, उसे विद्रोह की सूचना मिलती है और बदख्शां में विद्रोह की सूचना मिलने के कारण वो फिर से लौट जाता है। उसके एक साल बाद 1520 में वो फिर से भारत की ओर आता है और वह भीरा, बाजौरा, सैयदपुर और सियालकोट को
जीत लेता है। उसके बाद वो पुनः चला जाता है। इस प्रकार 1520 तक वो आने जाने का क्रम लगाया रहा। ठीक है, जो भारत में वो बसा नहीं, आया। बाबर यहाँ आता था, कुछ क्षेत्रों को जीतता था और जीत कर वापिस चला जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1524 का समय आता है। 1524 में क्या होता है, बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया जाता है। और निमंत्रण किसके द्वारा दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि पंजाब का गवर्नर था जिसको बोलते हैं दौलत खां। ठीक है, तो दौलत खां जो था वो क्या कर चाहता था, पंजाब में अपना एक स्वतंत्र शासन स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया कि वो भारत आए और इब्राहिम लोदी को पराजित करे। ठीक है, और इसके साथ ही राणा सांगा जो थे वो भी दिल्ली से जो अफगान जो सत्ता थी उसको बेदखल करना चाहते थे। और इस जो एक था आलम खां जो था वो बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी का चाचा था, वो भी चाहता था कि इब्राहिम लोदी सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए दूर हट जाए। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने क्या करा, बाबर को भारत आने का न्योता या आमंत्रण दिया। ठीक है, इनके आमंत्रण से बाबर भारत आया और भारत आने के उपरांत पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो कि 21 अप्रैल 1526 को होता है। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। इस युद्ध में बाबर विजित हुआ और इब्राहिम लोदी जो था वो लड़ते हुए मारा गया। ये अफगान शासक था इब्राहिम लोदी जो कि लड़ते हुए इस युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने तुगलकपा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और तोपों की उसने सजाने की जो तोप थी उनकी उसने रूमानी या उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और इस युद्ध को विजित करने में दो महत्वपूर्ण निशानेबाजों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें से एक का नाम था अली और दूसरा था मुस्तफ़ा। अली जो था वो एक तोपची था तथा मुस्तफ़ा जो था वो क्या था, एक बंदूकची था। ठीक है, जो कि बाबर की सेना में थे। पानीपत युद्ध में विजय होने के उपरांत बाबर ने जो धन था उसको काबुल वासियों में बांटा, उनको चांदी के सिक्के बांटे गए। ठीक है, और इस जो सिक्के बाबर द्वारा बांटे गए थे चांदी के सिक्के, ठीक है, उस बांटे जाने के कारण जो वहाँ के जो काबुल वासी थे उन्होंने जो बाबर था उसको कलंदर की उपाधि प्रदान की। ठीक है, और यहाँ इस युद्ध के उपरांत उसे कोहिनूर हीरा मिला। कोहिनूर हीरा जो राजा विक्रमजीत सिंह से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध को जीतने के उपरांत 27 अप्रैल 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद बाबर द्वारा लड़ा गया जो सेकंड महत्वपूर्ण युद्ध था जिसे बोलते हैं हम खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था। ठीक है, कहीं कहीं 17 मार्च दिया रहता है, तो आपको मेनली सन याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखिए 16-17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी और बाबर को जीत प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस युद्ध के दौरान उसने क्या करा था, बाबर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, शराब के पात्र तोड़वा दिए थे। ठीक है, क्योंकि बाबर की सेना जो थी बहुत ही कम थी और राणा सांगा जो थे उनके साथ कई क्षेत्रों की संयुक्त सेना उनका साथ दे रही थी। इसलिए युद्ध जीतने के लिए उसने क्या करा, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, शराब के जो पात्र थे उनको तोड़वा दिया। ठीक है, अपने राज्य में। और उसने व्यापारियों से तगमा कर जो थे उसमें छूट देने की बात कही कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो तगमा कर जो था एक प्रकार का व्यापारिक करता मुसलमानों से लिया जाता था, इसमें हम छूट दे देंगे। ठीक है, तो इन सब नीतियों के उपरांत क्या होता है, बाबर जो युद्ध जीत जाता है और इस युद्ध के दौरान उपरांत उसने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, और जो खानवा का युद्ध था इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो ये खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो था वो 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें जो चंदेरी का शासक मेदिनी राय था वो पराजित हो गया और बाबर जो था उसको जीत प्राप्त हुई। ठीक है, जीतने के उपरांत बाबर ने क्या किया कि मेदिनी राय की दो पुत्रियां थीं, उनका विवाह अपने दो पुत्र हुमायूं और कामरान से करा दिया। ठीक है, साथ ही क्या हुआ था, उसने इस युद्ध में जो राजपूत थे उनके सिरों को धड़ से अलग कर दिया और नर मुंडों की एक मीनार टाइप की बनवा दी थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर द्वारा नर मुंडों की मीनार बना दी गई थी, तो वो था चंदेरी का युद्ध। ठीक है,
हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था जिहाद का नारा दिया था, वो किस में दिया था? खानवा के युद्ध में। लेकिन अगर खानवा ऑप्शन में नहीं होता है, अगर चंदेरी दिया रहता है तो आप चंदेरी को टिक कर सकते हैं। और अगर दोनों चीज़ें हैं, चंदेरी और खानवा दोनों में है, तो जिहाद का नारा के लिए हम किसको टिक करेंगे? वो करेंगे हम खानवा के युद्ध को, ठीक है। और हाँ, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो था उसने बाबर की साइड से युद्ध में बाबर की सहायता की थी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी चंदेरी युद्ध में बाबर की साइड से लड़ा था। लेकिन कुछ मतभेद होने के उपरांत शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से निकाल फेंकूंगा। और हुआ भी यही। आगे हम जब शेरशाह सूरी पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि बाबर ने ये कथन कहा था कि यदि बाबर ने नहीं, शेरशाह सूरी ने ये कथन कहा था कि यदि भाग्य मेरा सहायता दी और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को भारत से बाहर निकाल फेंक दूंगा, ठीक है। जबकि वो लड़ा तो बाबर की साइड से ही था, लेकिन इनमें कुछ मतभेद हो गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट महत्वपूर्ण युद्ध है वो है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो था वो जल और थल पर लड़ा गया था, ठीक है। याद रखिएगा, जल थल पर लड़ा गया युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध था, जो कि 5 मई 1529 को लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था? बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। यह युद्ध बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल का जो शासक था वो था नुसरत शाह, जिसने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी, ठीक है। और बिहार का जो शासक था वो था महमूद लोदी, ठीक है, जो कि एक अफगान था, ठीक है। तो ये चारों युद्ध हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? बाबर जो था उसकी मृत्यु हो जाती है मात्र 48 वर्ष की अवस्था में। 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको आगरा के आरामबाग में दफना दिया जाता है। बाद में इसे काबुल ले जाया जाता है और काबुल ले जाकर जो इसकी बीवी थी जिसका नाम था विधवा बीवी थी, जिसका नाम था विधवा थी इसकी, जिसका नाम था बीबी मुबारक, इसके द्वारा जब शेरशाह सूरी का समय होता है, शेरशाह सूरी के समय इसकी विधवा बीवी थी जिसका नाम था बीबी मुबारक के द्वारा इसको आरामबाग से निकलवा के, ठीक है, इसका जो दफनाया गया था ना, तो उसको ले जाकर कहाँ पर इसको वापस दफना दिया जाता है? काबुल में, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा कि बाबर जो था उसने क्या कर लिया था? काफ़ी भारत में साम्राज्य जीता था। उसका साम्राज्य अगर हम देखें तो उसका साम्राज्य जो था बदख्शां से लेके कहाँ तक था? बिहार। बिहार का शासक मैंने बताया था ना, महमूद लोदी था, ठीक है। इसको जीता था, तो इसका जो साम्राज्य था बदख्शां से लेके बिहार तक था। लेकिन अगर जो राजस्थान वाला जो एरिया जो आज आता है ना भारत में, वो नहीं था, ठीक है। वो ये नहीं जीत पाया था क्योंकि उस समय राजस्थान वाला जो एरिया है ना, अभी जो राजस्थान है, ठीक है, उस समय वहाँ पर कौन का शासक था? वहाँ पर शासक था राजपूतों का शासन था, ठीक है। और तुझे के बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है जो किस में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है, मैंने बताया था। तो इसमें बाबर ने जो तो हिंदू राज्यों की भी चर्चा की है, जिसमें एक है मेवाड़, दूसरा है विजयनगर, ठीक है। बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदाल, ठीक है। और अगले हमारा जो अगले वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। और एक वर्ड है देखिए जिसे दीवान। दीवान क्या था? दीवान याद रखिएगा, बाबर द्वारा जो पद्य रचनाएं की गई थी, तो पद्य रचनाओं का जो संकलन है वो क्या कहा गया? दीवान कहा गया। तो ये आज का हमारा बाबर का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।